कार्यक्रम के प्रायोजक हैं गोल्डी मसाले। नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान। आप देख रहे हैं हमारा प्राइम टाइम शो आज का मुद्दा। आज के मुद्दे में हम बात करेंगे कब सुधरेंगे हालात। भारत में कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। अब रोजाना 3 लाख से अधिक संक्रमण के मामले सामने आ रहे हैं। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के रिकॉर्ड 3,46,786 नए मामले सामने आए, जबकि 2,624 मरीजों की मौत हो गई। हालांकि इस दौरान 2,19,838 मरीज ठीक भी हुए, लेकिन वायरस की रफ्तार और विकराल रूप ने दुनिया भर को चिंता में डाल दिया है। जानकारी के मुताबिक दुनिया भर में कुल 6 कोरोना वेरिएंट हैं, जिसकी चपेट में सबसे ज्यादा लोग आ रहे हैं। उन 6 वेरिएंट में 3 वेरिएंट भारत में दूसरी लहर के दौरान सबसे ज्यादा पाए गए हैं। ये वेरिएंट ब्रिटेन, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका से है, जिसने पूरे देश में हाहाकार मचा कर रख दिया है। कोरोना की महामारी से कोई भी राज्य अछूता नहीं है, लेकिन कुछ राज्यों में हालात बेहद खराब हो चुके हैं, जिसमें दिल्ली, महाराष्ट्र, यूपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बंगाल, कर्नाटक और राजस्थान शामिल है। यूपी में हालात इतने खराब हो चुके हैं कि सोमवार को बीते 24 घंटे में कानपुर शहर में कोरोना से मरने वालों का रिकॉर्ड टूट गया। कानपुर और लखनऊ में मौत का मातम पसरा है। घाटों पर अंतिम संस्कार के लिए टोकन बांटे जा रहे हैं, तो देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस का आतंक जारी है। रोजाना संक्रमण के नए मामलों के साथ ही सैकड़ों लोग कोरोना की जद में आकर अपना दम तोड़ रहे हैं। हालात ये हो चले हैं कि शमशान घाटों पर लाश जलाने के लिए लंबी लंबी कतारें देखी जा रही हैं। दिल्ली के सराय काले खां में आलम कुछ ऐसा है कि रूह छोड़ चुकी शरीरों के दाह संस्कार के लिए पार्क में अंतिम संस्कार की व्यवस्था कराई गई। महाराष्ट्र का मुंबई भी कोरोना की मार से जूझ रहा है। कई राज्य सरकारों ने राज्यों में फुल लॉकडाउन लगा रखा है, जिसकी वजह से हालात में सुधार भी हो रहा है और मौत के आंकड़े स्थिर रहे हैं। साथ ही मरीजों की संख्या में भी कमी आना शुरू हो चुकी है। तो कुछ राज्य वीकेंड लॉकडाउन के भरोसे चल रहे हैं, लेकिन कोरोना का ग्राफ कम होने के बजाय बढ़ता जा रहा है। ऐसे में सबके मन में सवाल उठ रहे हैं, आखिर हालात कब सुधरेंगे। हम इसी पर चर्चा करेंगे और इस चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान मौजूद हैं। आइए सबसे पहले आपका उनसे परिचय करा देते हैं। हमारे साथ हरेंद्र मलिक हैं, कांग्रेस के पूर्व सांसद हैं। डॉक्टर अनिल कुमार हैं, और साथ ही हमारे साथ प्रदीप विश्वकर्मा जी हैं, नेशनल पॉलिटिकल एडिटर हैं। सबसे पहले मैं प्रदीप जी आपके पास आऊंगा। जिस तरह से सरकारें बड़े बड़े दावे कर रही हैं, अभी कुछ 2 दिन पहले यूपी सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि हम आदेश जारी कर चुके हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल जो है अब उनको एडमिट करना पड़ेगा पेशेंट को। लेकिन अभी आज ही खबर आई आगरा से, जहां पर 8 लोगों की डेथ हो जाती है ऑक्सीजन की कमी से। और साथ ही साथ आगरा के और भी हॉस्पिटल हैं जो एक चिट्ठी लिखकर दे रहे हैं पेशेंट के परिजनों को कि आप खाली सिलेंडर ले जाइए और भरा सिलेंडर लेकर आइए, तभी हम आपके पेशेंट की जान बचा पाएंगे। क्या कहना है आपका? शुक्रिया शैलेंद्र। ये सवाल हम इसीलिए ये उठा रहे हैं कि आखिर हालात कब सुधरेंगे, क्योंकि ज्यादातर सरकारें ये कह रही हैं कि हमने उन पर काबू पा लिया है, चाहे फिर वो महाराष्ट्र की सरकार हो, दिल्ली की सरकार हो या उत्तर प्रदेश की सरकार हो। सारी जगह की सरकारें ये दावा कर रही हैं कि उन्होंने हालात पर काबू पा लिया है और कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। फिर सवाल ये उठता है कि अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है तो लोगों को ऑक्सीजन क्यों नहीं मिल रही है, दवा क्यों नहीं मिल रही है, रेमडेसिविर के लिए इतने दावे किए जा रहे हैं तो वो आसानी से उपलब्ध क्यों नहीं हो रही है। यूपी की सरकार कह रही है कि किसी को भी कोई भी वंचित नहीं रहेगा इलाज से, और अगर कोई वंचित होगा तो उसके लिए प्राइवेट अस्पताल ले जाया जाएगा और वहां भी सरकारी खर्च पर उसका इलाज कराया जाएगा। तो सवाल ये उठता है कि इन सब के बावजूद ये क्यों नहीं कम हालात काबू में आ रहे हैं। दूसरी ओर अगर हम आंकड़ों की बात करें तो आंकड़ों में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। महाराष्ट्र में आंकड़ों में गिरावट दर्ज की गई, उत्तर प्रदेश में खासकर लखनऊ में आंकड़ों में गिरावट दर्ज की गई। जो कल तक केसेस 6,000 हो रहे थे
वो आज 4242 तक केस आ गए, यानी कि करीब करीब 1,500 केसेस कम दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इन सब के बावजूद मौतों का सिलसिला नहीं रुक रहा है, और साथ ही साथ में जो दवाई है, बेड्स है और या ऑक्सीजन है, उसकी कमी भी कहीं अखर रही। तो हमारे साथ सारे मेहमान जुड़ चुके हैं। शशांक यादव भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ में, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता है, प्रवक्ता है। बहुत स्वागत है आपका शशांक जी, आपका भी। सीधा रुख करेंगे डॉक्टर अनिल कुमार जी का। अनिल कुमार जी, जिस तरह से सरकारें नमस्कार जी। जिस तरह से सरकारें दावा कर रही हैं कि हालात काबू में आ गए हैं, उत्तर प्रदेश और खासकर लखनऊ की बात करें तो जो कल तक 6,000 केसेस आ रहे थे, आज 4242 केसेस आए हैं। महाराष्ट्र की सरकार भी दावा कर रही है, लेकिन स्थितियां हम सब देख रहे हैं। सवाल ये उठता कि आखिर ये हालात कब सुधरेंगे? देखिए, इसके अगर हालात सुधरने की बात है, क्योंकि पिछले जो वेव आई थी, प्रथम वेव जो आई थी, उससे सेकंड वेव में थोड़ा गंभीरता ज्यादा है। इसको तो सभी लोग आराम से समझ सकते हैं, देख सकते हैं। और जो भी ये वायरस है, इसका जो पेनिट्रेशन है और जो डिसीज लेवल है वो ज्यादा क्रिएट कर रहा है। बट जब से हम ये सेकंड वेव आई है, शुरुआत में इसमें मरीजों की संख्या लगातार वृद्धि हुई है। लेकिन क्योंकि एज अ क्लिनिशियन हम लोग इंटेंसिव केयर में ही इन पेशेंट्स को देख रहे हैं, तो जो रेट ऑफ एडमिशन है वो पहले से थोड़ा सा कंट्रोल में है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और रेट ऑफ डिस्चार्ज भी, हमारा डिस्चार्ज ऑफ पेशेंट्स भी पहले से बेहतर हुआ। तो अब इसके कंट्रोल में आने के बाद जो एक्सपेक्टेड है हमारे को, जिस तरह से पुरानी वेव का अगर हम एक्सपीरियंस लें और प्रेजेंट वेव का एक्सपीरियंस लें, और जैसा रेट ऑफ एडमिशन एंड डिस्चार्ज बेहतर हुआ है, उस हिसाब से संभवतः मई के फर्स्ट वीक तक इसमें काफी हद तक आपको सुधार देखने को मिल जाना चाहिए। जी डॉक्टर अनिल, लेकिन दो रिपोर्ट हैं जिन पर लगातार चर्चा हो रही है। पहली रिपोर्ट ये है कि 30 मई तक चीजें कंट्रोल में हो जाएंगी और मई के फर्स्ट वीक में काफी चीजें, हालात सुधर जाएंगे। लेकिन दूसरी रिपोर्ट का दावा ये है, जो आईआईटी आपके कानपुर शहर का ही दावा है, कि वो 15 से 18 मई के बीच पीक होगा वहां पर, और 40 से 45 लाख केसेस पर डे निकलेंगे। उनका दावा ये पूरे इंडिया के लिए है या कानपुर के लिए? क्योंकि आज की स्थिति में अगर पूरे इंडिया के लिए, डॉक्टर साहब ये पूरे इंडिया के लिए, पूरे इंडिया के लिए। देखिए, इसमें भौगोलिक स्थिति और आपके ओवरऑल जो ओवर क्राउडेडनेस है उस पर भी इस बात पर निर्भर करता है कि हमारे पास किस जगह पे सडन इसका बाउट आ जाए। हम जब भी किसी चीज का आकलन करते हैं, वो वर्तमान स्थिति को देखते हुए करते हैं कि वर्तमान स्थिति में क्या पैटर्न शो कर रहा है। अगर वर्तमान स्थिति में ये कंट्रोल पैटर्न शो कर रहा है, ग्राफ रिलेटिवली ऊपर बढ़ते हुए स्टेबल उसमें स्टेज में आने लगा है, और उसका ग्राफ का भले ही, चलिए मैं मानता हूं डाउनफॉल अगर अभी नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन अब इसका राइज भी दिखना स्लो हो गया है, तो उस स्थिति से हम आकलन शुरू करते हैं। कोई भी व्यक्ति इसको बिल्कुल पूरी तरह से निश्चित नहीं कर सकता कि इस तारीख के बाद खत्म हो जाएगा, इस तारीख के बाद। लेकिन जिस हिसाब से ग्राफ कंट्रोल में आना शुरू हुआ है, उस हिसाब से हमारा आकलन है कि संभवतः फर्स्ट वीक ऑफ मई में आपको ग्राफ में एक ऐसा सुधार दिखाई देने लगेगा जो काफी पॉजिटिविटी शो करेगा समाज में कि हाँ, अब पहले से बेहतर स्थिति। जी, आपने ये अच्छी बात कभी करी और अच्छी खबर दिया। के न्यूज के जो करोड़ों दर्शक हैं वो आपको देख रहे होंगे, वो बहुत ही राहत की सांस ले रहे होंगे कि जो डरावने वाली तस्वीरें आ रही थी कि 15 मई के बाद में 40 से 45 लाख केसेस होंगे, उस पर आपने निगेटिविटी को हटा दिया है। जी, मैं इसमें एक पॉइंट इसमें और भी ऐड करना चाहूंगा, क्योंकि बीच में जब पहला कोरोना की वेव खत्म हुई थी, तो कहीं ना कहीं हम थोड़ा सा लिबरल हो गए थे, सामाजिक तौर पे भी हम लिबरल हुए थे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। लेकिन जब सेकंड वेव आई, तो शायद वो जो हमारा लिबरल बिहेवियर था, उसने इसको सडन पीक के फॉर्म में दिखाया। लेकिन जब सेकंड वेव ने पीक पकड़ी, तो सामाजिक जो अवेयरनेस है वो फिर से वापस आई, फिर से लोगों ने अपने रहन सहन का स्टाइल बदला। तो कंट्रोल इस पे भी निर्भर करता है। तो इसलिए मैं मानता हूं कि फर्स्ट वीक ऑफ मई के बाद ये क्रेडिट थोड़ा पब्लिक को भी जाता है, जिन्होंने दोबारा से चीज। बिल्कुल, हम हमेशा पब्लिक को ही दोषी मानते रहते हैं, लेकिन आपने दो बहुत अच्छी बात बताई, बहुत शानदार। बने रहिए सर, हमारे साथ में आएंगे आपके पास। हरेंद्र मलिक जी, लगातार आंकड़ों में गिरावट दर्ज की जा रही, चाहे वो महाराष्ट्र की सरकार हो या यूपी की सरकार हो या और दूसरी जगह की हो। क्या लगता है कि हालात जल्दी काबू में होंगे? जैसा डॉक्टर अनिल जी ने बताया और आप बता रहे हैं, ये अच्छी सूचना है, और हम तो परमपिता परमात्मा से यही प्रार्थना करते हैं कि हमारी गलतियों को क्षमा कर। वेबिनार देख रहे क्या करते हुए को
ये जो डर है ये खत्म होने लगा। अभी तो डर बना हुआ है, बहुत बड़ा डर बना हुआ है। और सबसे बड़ी बात ये है कि हम लोगों ने, जी मेरी जी आवाज आपकी आ रही है आवाज आ रही है। प्रदीप जी? हम लोगों ने 1 साल बेकार कर दिया और उस साल को बेकार करने का खमियाजा हमें भुगतना पड़ रहा है और उसमें हम कोई तैयारी नहीं कर पाए। हम अब बहस मुबासा पे न जा करके, अगर अभी भी ये निगेटिविटी जहाँ डॉक्टर अनिल कह रहे थे आने लगे तो ठीक है। जहां तक आप कह रहे थे माननीय मुख्यमंत्री जी घोषणा मैंने भी सुनी, उन्होंने तो कहा कि प्राइवेट हॉस्पिटल में चले जाए, बड़ी हास्यास्पद है। मुख्यमंत्री जी प्रयास कर रहे हैं, जिद और करते हैं, वो ये कहते हैं जो बताएगा उसे जेल भेज दो। मैं आपको बताऊं, एडमिशन की बात बताऊं, मुख्यमंत्री जी का ही आदरणीय मुख्यमंत्री जी का कर्मचारी है संजीव, मैं नाम लेके बता रहा हूँ जी। उसकी मिसिज जो मेरे गांव की लड़की है, उसका फोन अभी आया था मुझे। संजीव नाम का लड़का है, एमडी है आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटी में मुजफ्फरनगर में, जी। और उसको वो कोविड पॉजिटिव है, कहीं हॉस्पिटल नहीं मिल रहा, प्राइवेट में कहीं जगह नहीं मिल रही। सरकारी में जो आपने बढ़ाया है वो मेडिकल कॉलेज में, उसमें एक पैरासीटामोल देते हैं 24 घंटे में। अभी अगर आप इनमें सीसीटीवी कैमरे लगा के बाहर स्क्रीन लगा दें तो पता रहे तीमारदारों को तेरे मरीज को कोई देख रहा है नहीं देख रहा है। मैं एम्स में भर्ती रहा जब पहले कोरोना पॉजिटिव हो गया था। मैं बहुत ही तारीफ आपसे पहले भी मैंने बताया था, व्यक्तिगत रूप से फोन करके बताया था। वहां के डायरेक्टर, डीन और स्टाफ ने, मुझे ही नहीं, सारे पेशेंट इतने खुश थे और ये कहते थे कि साहब हमें यहाँ आकर के हमारी जान बची। जहाँ अच्छा इलाज होगा वहां लोग अप्रिशिएट करेंगे। हमारे मुजफ्फरनगर मेडिकल कॉलेज में इलाज नहीं होता, हमारी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सुबह बुलाती है मालिक को, शाम को बुलाती है, नहीं हो पाता इलाज। प्राइवेट हॉस्पिटल ऑक्सीजन काटे बैठे हैं, ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं दे पा रहे। आपको बता रहा, न्यूटीमा में, मेरठ में न्यूटीमा में आपका एक पेशेंट थी महेंद्री देवी, श्रीमती महेंद्री देवी, उसको कल जबरदस्ती डिस्चार्ज कर दिया उसका बेटा। और उसके बेटे को भाजपा वाले अच्छी तरह जानते हैं, सचिन चौधरी है। एक बार एक सचिन चौधरी का नाम आया था, उसी की माता का मामला है। उसको लेकर के वो बेचारा गुड़गांव गया और भाग्य अच्छा था क्योंकि वो कंट्री हेड है सारा इंडिया में, तो उसकी माँ का एडमिशन फोर्टिस में हो गया। डॉक्टर भगत सिंह मेरे सहपाठी थे, वो इवोन में थे, कल वो गुजरे। हमारे एक बिल्कुल करीबी परिवार का लड़का सलीम गुजरा, सोनी मिस्त्री गुजरा, एक लड़का हिमांशु था 40 साल का, बड़ा स्मार्ट लड़का, मेरे पड़ोस में बिल्कुल बिल्कुल उसका घर था, वो गुजर गया। और मैं आपको बताऊं, उप्रेती मेडिकल स्टोर हमारे जिले का मशहूर स्टोर है, उनकी पोती एडमिट हुई प्राइवेट हॉस्पिटल में। मैं जो कहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, ठीक है आपका प्रयास ठीक है, हम अप्रिशिएट करते हैं आपके प्रयास को, पर धरातल पे तो देखिए आपके सीएमओ की कोई नहीं सुनता, डीएम की कोई नहीं सुनता, एडीएम की कोई नहीं सुनता। वहां वो लड़की, उसने अपने घर बताया मेरी ऑक्सीजन 45 आ गई, उन्होंने हॉस्पिटल में डॉक्टर को फोन किया, उन्होंने कहा नहीं 90 है। अब 90 और 45 में कितना अंतर है? वो लड़की, जवान लड़की, किसी कॉलेज में पढ़ रही थी, वो दम तोड़ गई। तो मेरा ये कहना है प्रदीप जी, अभी भी मैं एक सेकंड बस, मेरा ये कहना है, हमने 1 साल खो दिया, हमारे पास व्यवस्थाएं नहीं है, हम जो है उसको जितना संवार सकते हो, सरकार अपोजिशन से जो सहयोग चाहती हो, ये समय आलोचना प्रत्यालोचना का नहीं है। जैसे गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने ऑक्सीजन का इस्तेमाल किया, ऐसी त्वरित वो कोई कार्रवाई करे, हम लोग पूरा सहयोग करेंगे। ठीक है शशांक जी क्या कहेंगे आप? मैं थोड़ा बीच में ऑडियो डिस्टर्ब हो गया था, एक बार जरा सा प्लीज रिपीट कर दीजिए क्वेश्चन। हाँ शशांक जी, मामला ये है कि महाराष्ट्र की सरकार हो चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो, सब जगह आंकड़े अब गिरते हुए नजर आ रहे हैं। लखनऊ की अगर हम बात करें, आप अच्छी भली बात परिचित हैं कि करीब 6000 पर डे केसेस आ रहे थे, लेकिन आज 4242 केस आए हैं, लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। क्या लगता है कि हालात जल्दी काबू में होंगे या स्थितियां कुछ और हैं? नहीं, हालात तो इसलिए कि जो माहौल निकल के आया है और जिस तरीके से मीडिया ने स्थिति को दिखाया भी है, तो भले उसमें सरकार की आलोचना हुई हो, भले ही इंतजाम की कमियां खुल के सामने आई हो, लेकिन उसका एक पॉजिटिव साइड में ये भी इफेक्ट हुआ कि लोगों को एक मैसेज गया, जो मैसेज वो समझ नहीं पा रहे थे। जब नेता लोग बिना मास्क के बड़ी बड़ी रैलियां कर रहे थे और चुनाव आयोग नहीं मान रहा था, तो लोग बिल्कुल फ्री हो गए थे।
लेकिन जब ये भयावह स्थिति मीडिया ने दिखाई कि ऑक्सीजन की कमी से दिक्कत आ रही है, लोगों को ये परेशानी हो रही है, इतनी ज्यादा मौतें हो रही हैं, तो एक सेल्फ कंट्रोल डेवलप हुआ है। और मेरा अपना ये मानना है कि जनता में अब ये देहात तक, क्योंकि मैं लखीमपुर खीरी एक देहात क्षेत्र ज्यादा है यहाँ पर, अब गांव में भी एक अवेयरनेस ये काफी हद तक आ गई है। लेकिन यहाँ पर प्रदीप जी एक मेरा अनुरोध है आपके माध्यम से सरकार से, जी पंचायत की मतगणना 2 तारीख को होगी जी और डॉक्टर साहब हमारे कानपुर वाले भी सुन रहे होंगे मेरी बात को, शायद वो इससे सहमत होंगे। उधर कुंभ से भी लोग आना शुरू हो गए हैं। ये पीरियड जो इंक्यूबेशन होता है इन्फेक्शन का, ये 4 से 5 दिन का होता है। अब आज कुंभ समाप्त हुआ है, अब सारे लोगों की घरों की तरफ वापसी शुरू होगी। तो मेरा अपना मानना है कि एंटीजन टेस्ट मतगणना स्थल कर पहले रात में बुला लिया जाए और जो एजेंट्स हैं सबका एंटीजन टेस्ट पूर्ण करके तब उनको वहां पर एंट्री दी जाए, वरना मतगणना में बहुत बड़ी भीड़ होगी और ये फिर एक जो आप कंट्रोल करते हुए आ रहे हैं, ये फिर एक बम फूटेगा। तो इसलिए अब पिछले की गलतियों से ये सीख ले ले सरकार कि मतगणना को बहुत ही कायदे से करें। ठीक है, ठीक है। डॉक्टर साहब का रुख करेंगे। डॉक्टर अनिल कुमार जी, जी अच्छी तरीके से कंट्रोल हो रहा है, लेकिन शशांक जी जो बता रहे हैं, चिंता जाहिर कर रहे हैं कि अभी 2 तारीख को चुनाव में जो परिणाम आने के लिए काउंटिंग होगी, उसको लेकर के वो चिंता जाहिर कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर इसको काबू में नहीं किया गया तो विस्फोटक स्थिति होगी। क्या कहेंगे आप? देखिए, एक्चुअली अगर हम इसको देखें तो ये 2 सेगमेंट पे इसको कंट्रोल संभव है। एक तो पब्लिक लेवल पे है और एक प्रशासनिक स्तर पे है। तो पब्लिक लेवल पे जितना भी अवेयरनेस प्रोग्राम हम अभी तक चला रहे हैं, शायद पब्लिक में अवेयरनेस आई है तो कहीं ना कहीं उस पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम की, चाहे जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो अपने अपने स्तर पे, वो चाहे सत्ता में हो या अपोजिशन में हो, सभी पॉलिटिकल लीडर्स अपना अपना रोल इसमें अदा कर रहे हैं। वो पब्लिक के बीच में जाकर के इस बात को कन्वे भी कर रहे हैं कि आप लोगों को इस चीज को मानना है। दूसरी बात, हम टेलीमीडिया आपके द्वारा भी इस चीज का लगातार प्रसार हो रहा है कि हमको किस तरह से बचना है। एक कंपोनेंट तो ये हुआ। दूसरा कंपोनेंट होता है जो प्रशासनिक स्तर पे होता है, जो प्रशासन स्तर पे मतगणना के टाइम पर उनको किस तरह से डिस्टेंसिंग, किस तरह से उसमें सैनिटाइजेशन, या किस तरीके से हमको मतगणना में बीच में उसको किस तरीके से उसको फैलाव को उस प्रशासनिक स्तर पे रोकना है। तो वो प्रयास तो प्रशासन स्तर पे किए जाएंगे। लेकिन उसमें जो दूसरा कंपोनेंट है जिसका बहुत बड़ा रोल होगा, जो पब्लिक वहां से यहाँ पे आएगी। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने इस टाइम जो टेस्टिंग का स्तर है, जैसे वो लखीमपुर खीरी से जो बैठे हैं सज्जन, उन्होंने कहा कि टेस्टिंग बढ़ाए। हाँ जी, उन्होंने, शशांक जी ने जैसे इस बात का जिक्र किया कि टेस्टिंग बढ़ाई जानी चाहिए। हमारे स्तर पे, हम अपने कानपुर के स्तर पे बोल रहे हैं कि नहीं, मुख्यमंत्री जी द्वारा टेस्टिंग की स्थिति 3 गुनी ज्यादा बढ़ा दी गई है, करीबन 2 से 2.5 गुना। नहीं, डॉक्टर अनिल कुमार जी, आपकी बात से मैं सहमत हूँ। मुख्यमंत्री जी बहुत काम कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। कोरोना पॉजिटिव होते हुए भी 24-24 घंटे काम कर रहे हैं, इस बात में भी कोई शक नहीं है। साफ सुथरी छवि है, ईमानदार छवि है। सवाल ये उठता है कि यथार्थ में क्या वो हो पा रहा है? क्योंकि जो खबरें ये आ रही हैं कि जांच का हमारे पास सपोज 17,000 किट है और जांच हमारे पास लाखों में होनी है, तो ऐसे में कैसे संभव है कि सबकी जांच हो जाए? इसमें मेरे ख्याल से हमको थोड़ा सा प्रायोरिटाइजेशन करना पड़ेगा। जी, प्रायोरिटाइजेशन ये करना पड़ेगा कि अगर मान लिया सब लोग आ रहे हैं, तो जो व्यक्ति सिम्टोमेटिक है, तो जाहिर सी बात है वो उसके पास पॉसिबिलिटी ज्यादा है कि उसमें इन्फेक्शन का संभावना बनी हुई। क्योंकि जैसे शशांक जी ने बोला कि 5 दिन का इंक्यूबेशन पीरियड है इसका, जाहिर सी बात है कि कुछ समय तो 5 दिन के इस इंक्यूबेशन पीरियड में कुछ समय तो वो बिता करके ऑलरेडी आए। कुछ लोगों की संभावना, सवाल ये है कि सिम्टोमेटिक केस हो तो चल जाता है, लेकिन जहां पर मामला एसिम्टोमेटिक का होता है, सपोज मेरा केस, मैं एसिम्टोमेटिक था, मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई, जब मैंने जांच कराई तो RT-PCR मेरी पॉजिटिव आई। हालांकि ये उसके बाद भी मुझे कभी किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हुई। बिल्कुल सही बात। लेकिन जो कोरोना है, जो इस समय जो म्यूटेशन है, वो झटके से ही आदमी को बेड पे ला दे रहा है। तो ऐसे में तो मुश्किल हो जाएगा ना सर, अगर उसकी जांच ना की जाए तो। सर, मैं यही चीज आपको बताना चाह रहा हूँ कि इसमें 92 से लेकर 95% तक जो कोविड इन्फेक्टेड पेशेंट हैं, उनमें इतना सीवियरिटी नहीं क्रिएट हो रही। जी, बहुत से लोग ऐसे हैं जिनमें कोरोना का पॉजिटिव टेस्ट आता है, लेकिन वो होम आइसोलेशन और घरेलू उपचार से उनमें सुधार आ जाता है। हाँ, हमें ये एक तरह का इस तरह का हिडन पिक्चर आती है
कि हमको दिखता वही है जो सामने कष्ट में है। हम बहुत सारा पॉपुलेशन की ऐसा काउंटिंग है जो कोविड पॉजिटिव हुए, उनमें कोई सिम्टम भी नहीं आया, और वो पॉजिटिव होकर के मेरे बहुत सारे मित्र हैं जिनको होम आइसोलेशन कम से कम 25 मित्र मेरे ऐसे हैं जिनको अस्पताल नहीं आना पड़ा, वो पॉजिटिव हुए, घर से ठीक हो गए। डॉक्टर साहब वो बात ऐसी ठीक है, स्थिति में, डॉक्टर अनिल कुमार ऐसी जी, ये स्थिति बात में, ठीक है हाँ जी, जी, मैंने ये एक बात बात, ठीक है ऐसी कि स्थिति, हाँ जी जी अपनी बात पूरी कर लीजिए प्लीज। हाँ, हाँ, ऐसी स्थिति में हमारे पास एक तरीका यह है कि हम उनको 7 दिन का मैंडेटरी आइसोलेशन, घरेलू आइसोलेशन में रखें उनको, और अगर कोई सिम्टम है तो तुरंत वो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन या लोकल जो भी स्वास्थ्य सेवा है उनको सूचित करें। ये एक आसान सरल तरीका है जिससे हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, बजाय एक्सप्लोड होने के और एक्सेस लोड स्वास्थ्य सेवाओं पर डालने के। ये एक सफल तरीका हो सकता है। ठीक है, ठीक है। प्रदीप जी, सवाल से क्या ऐसी व्यवस्था नहीं हो सकती? 2 मई को जिला पंचायत के मतगणना होनी है, साथ ही साथ बंगाल चुनाव के मतगणना होनी है, कि वर्चुअली माध्यम से इसका जो भी रिजल्ट आए लोगों को पता चले। जो राजनीतिक पार्टियां हैं, चाहे वो हारने वाली चाहे वो जीतने वाली, वो लोग जमावड़ा ना लगाएं, क्योंकि जो जीतेगा वो नारेबाजी करेगा और जो हारेगा वो भी लोग इकट्ठा होंगे। तो इससे जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसमें कहीं ना कहीं उसमें दिक्कतें आएंगी, लोगों को दिक्कतें होंगी। बिल्कुल शैलेंद्र, आपने ठीक कहा, वर्चुअली कर लेना चाहिए, लेकिन चूंकि उत्तर प्रदेश इतना बड़ा प्रदेश है तो शायद अभी ये संभव नहीं हो पाएगा इतनी जल्दी सारे इंतजाम कर पाना, ये करीब करीब नामुमकिन जैसे बात है। लेकिन आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि गैदरिंग ना हो वहां पर, इसलिए ऐसे इंतजाम किए जा सकते हैं। हरेंद्र मलिक जी कुछ कहना चाह रहे थे। जी मलिक साहब, आप अपनी बात रख सकते हैं। मैं डॉक्टर अनिल जी से ये पूछना चाह रहा था। जी मैं कोरोना पॉजिटिव हुआ था नवंबर में, और डॉक्टर साहब मुझे पोस्ट कोविड मुझे लंग्स में इन्फेक्शन हुआ मेरे एक में, और आज मुझे कल से मेरी ऑक्सीजन लेवल घट रहा, मुझे बुखार भी नहीं है, और ऑक्सीजन मेरी कल तो 92 तक थी, 92 टू 95, आज 78 टू 93 चली गई। अब ये समझ में नहीं आ रहा कि क्यों घट रहा डॉक्टर साहब। हालांकि मलिक साहब, दूसरे मुद्दे को मलिक साहब आपके पास पूरा मौका है, आप डॉक्टर साहब का पूरा फायदा उठा सकते हैं, सलाह ले मलिक सकते हैं। साहब, हाँ वही मैं कह रहा हूँ। मलिक साहब, जो न्यूटीमा हॉस्पिटल के डायरेक्टर हैं डॉक्टर बैम्बी, वो मेरे सहपाठी रहे हैं बीबीएस में। मैं उनसे पूछे, उन्होंने महेंद्री देवी नाम की महिला को जबरदस्ती उसकी ऑक्सीजन बंद की कल सुबह, और फिर 2 बजे उसको डिस्चार्ज कर दिया जबरदस्ती, और वो ऑक्सीजन। चलिए हरेंद्र, डॉक्टर सुधीर राठी से कहलवा, एडिशनल डायरेक्टर मेरठ से कहलवा, बट अनफॉर्चुनेटली वो उसने उसको डिस्चार्ज कर दिया। वो तो अच्छा है कि वो बड़े बेटे की माँ थी, ठीक है, और सचिन चौधरी जी ये, और वो फोर्टिस में जाकर एडमिट हुई। अगर डॉक्टर साहब मेरा नंबर विश्वकर्मा जी दे देंगे या मैं इनसे आपका ले लूंगा, मुझे आप ट्रीटमेंट कर दियो जी। बिल्कुल बिल्कुल व्यक्तिगत मदद की जाएगी हरेंद्र मलिक जी, आपकी जरूर करेंगे। नहीं, ये भी बता दूं मैं अनिल जी को, डॉक्टर साहब उसने 1,18,000 में रेमडेसिविर इंजेक्शन भी 6 लगवाए, 1,08,000 पेमेंट करके आपके मित्र के हॉस्पिटल में। बिल्कुल ठीक है हरेंद्र मलिक जी, आपकी व्यक्तिगत मदद जरूर की जाएगी, जो भी लोग हैं डॉक्टर साहब जरूर करेंगे। दूसरी बात मैं कह रहा था जी, दूसरी बात मैं कह रहा हूँ, देखिए आज सच्चाई ये है कि हमने 1 साल में कुछ नहीं किया। वर्तमान में जो लड़ाई लड़ते हैं, हमें गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी से सीख लेनी चाहिए, और ये आपका काल है, सभी सामाजिक संगठनों, आपकी भावना अच्छी है हरेंद्र मलिक साहब, आगे आना चाहिए, और सभी सामाजिक संगठन जी, आपकी भावना ये अच्छी है, लेकिन क्यों ना हम खुद पहल करें, क्यों ना आप खुद ये पहल करें। को सुनता ही नहीं मलिक साहब, मैं ये आप तो सांसद भी रह चुके हैं, 4 बार के विधायक भी रह चुके हैं, आप क्यों नहीं खुद अपने, कांग्रेस खुद नहीं क्यों पहल करती है और ये माइलेज लेती है कि देखिए कांग्रेस ही इतना बढ़िया काम कर रही है। यहाँ तो अगर किसी ने चुनाव में चंदा दे दिया, उसका ईडी चला जा, सीबीआई चली जा, ये तो सरकार है, हमारे पास तो बजट नहीं है इतना। हम सहयोग करने को तैयार है, सरकार के हर आदेश का पालन करेंगे, हर तरह की सरकार की मदद करेंगे, जो सरकार हमसे चाहेगी वो मदद करेगी। नहीं जैसे लंगर शुरू हो रहा है, और आप तो, मैंने फिर कहा कि आप 4 बार विधायक रहे हैं, 1 बार सांसद रहे हैं, आप तो खुद भी आगे बढ़ करके लोगों की मदद कर सकते हैं।
आपको ये जानकारी होगी, आप अच्छी तरह जानते हैं जी कि हमें तो अपने खर्चे करने भारी रहते हैं। जी अब तो किसान थे, किसान ही रह गए, किसान के बेटे हैं और किसानी ही कर रहे हैं। चलिए हम तो झेलते हैं जी और उल्टा जो अत्याचार है वो ही झेल रहे हैं। जी हम तो ये कहते हैं कि जो माननीय मुख्यमंत्री जो प्रयास, जो क्या है, जो यहाँ रख दे, जो प्रयास कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, जी अगर सरकार के लोग, इनकी पार्टी के लोग इन्हें सहयोग अपने आप हरेंद्र मलिक जी, एक सवाल आपसे ये है अब देखिए कि मैं आइसोलेशन में हूँ, ये घर जी से मेरे बराबर से खाना आया है घर से, जी ये जी हालात है। तो अब हम तो सहयोग करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी को, उनकी पार्टी के लोग सहयोग नहीं कर रहे, सिस्टम में जी लोग सहयोग नहीं कर रहे। स्वास्थ्य मंत्री क्या काम कर रहे हैं जी बताइए। चल अब चलिए आप थोड़ा व्यवस्थित हो जाइए हरेंद्र मलिक जी। तो कहेंगे प्रदीप जी, एक ब्रेक का वक्त है, चर्चा जारी है। ग्राफ तो कम हो रहा है लेकिन जो जमीनी हकीकत है वो कुछ और ही बयां कर रही है। एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद भी चर्चा जारी है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सनी का स्टाइल है, वाओ, सनी की स्माइल है, सो क्यूट। सनी पार्टी करता है, सनी हैंग आउट भी करता है, पर सनी सनी है कहाँ? सनी भैया बीमार है, उनको कोरोना हो गया है। होगा ही। कोविड-19 को सीरियसली नहीं लेगा तो होगा ही। आप भी बिना वजह बाहर जाना, दोस्तों के साथ हैंग आउट करना और पार्टी करने से बचें और अपने साथ वालों को भी रोकें। ऐसा करके अपने घर के बच्चों और बुजुर्गों को भी सुरक्षित रखें। अभी कोविड-19 गया नहीं है, बल्कि ये और बढ़ रहा है। ऐसे में सभी नियमों का पालन अवश्य करें और मास्क व सैनिटाइजर का उपयोग हमेशा करें। सनी तो अब तक समझ ही गया है। क्या आप समझे? मई 2021 पहले सप्ताह से अब उत्तराखंड सरकार द्वारा 18 से 45 आयु वर्ग के लोगों को निःशुल्क कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी। सुबह के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता औरों की ज़मीं पर, मेरी माटी की ये जुबान, मेरी माटी की ये जुबान है मुझसे दूर मीलों दूर, पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का नूर नूर और नूर। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम लगातार चर्चा कर रहे हैं, सरकार दावे तो कर रही है लेकिन ज़मीन पर हकीकत जो है वो अलग है। ज़मीन पर लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं, सूबे के हालात ठीक नहीं हैं। अगर आगरा की बात करें तो वहाँ पर ऑक्सीजन की काफ़ी किल्लत है और इस बात को वहाँ के डीएम ने भी स्वीकारा है। हमारे साथ कुछ मेहमान हैं, हम उनकी तरफ रुख करेंगे। हमारे साथ शशांक यादव जी भी हैं, हम उनके पास चलेंगे। शशांक जी, जिस तरह से वैक्सीन को लेकर अगर बात की जाए, सीरम इंस्टीट्यूट की तरफ से वैक्सीन के जो रेट हैं उसको जो निर्धारित किया गया, केंद्र सरकार के लिए अलग रेट हैं, राज्य सरकारों के लिए अलग रेट हैं। क्या इससे एक टकराव की स्थिति नहीं बनेगी कि आप राज्य सरकार के रेट अलग रखते हैं, केंद्र सरकार के रेट अलग रखते हैं? ये पॉलिटिकली अगर आप बात करें तो हम तो पॉलिटिकली इसके इसलिए खिलाफ हैं कि हम लोग तो यकीन करते हैं कि दवा पढ़ाई मुफ्ती हो, रोटी कपड़ा सस्ता हो। ये हमारी बड़ी क्लियर कट लाइन है और इलाज पाना आदमी का हम मानते हैं मौलिक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है। और इसलिए रेट्स का ये जो वेरिएशन है ये कहीं ना कहीं सरकार की नीयत पर सवाल उठाता है और हम इससे बिल्कुल भी सहमत नहीं है। एक यूनिफॉर्म, जब आप वन नेशन वन प्राइस वन रेशन वन राशन कार्ड की बात करते हो तो देयर शुड बी क्लियर कट
जो है स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर ज्यादा लोड नहीं डालना चाहिए। और जब डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लागू है, पूरा हेल्थ का, महामारी का कंट्रोल सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, तो वैक्सीनेशन 100% सेंट्रल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होनी चाहिए। स्टेट्स के रिसोर्सेज कम है, ये खर्चा बड़ा है, सेंटर को ये खुद उठाना चाहिए और एक रेट होना चाहिए। सर शशांक जी, सवाल ये है कि हम अपने मुद्दे पर आ रहे हैं वापस, आउट ऑफ दी मुद्दा चले गए थे। जिस तरह से ये घट के दिखाई दे रहे हैं, आंकड़े घट रहे हैं लगातार, महाराष्ट्र में आंकड़े घट रहे हैं, उत्तर प्रदेश में आंकड़े घट रहे हैं, आपको क्या लगता है कि ये वास्तविकता है या कहीं इसमें कुछ हेरफेर नजर आ रहा है? नहीं सर, अब हम इस समय जिस स्टेज पर ये कोरोना की लड़ाई है, अब इसको बहुत ज्यादा अब हम आलोचनात्मक मूड में नहीं है, क्योंकि हम तो स्पष्ट रूप से जान रहे हैं कि इतना जितने लोग पहुंच रहे हैं उतने की ठीक गवर्नमेंट अभी पूरी तरह से प्रोवाइड नहीं कर पा रही है। और मैं फिर दोबारा से अपनी ही बात को रिपीट कर रहा हूं, पंचायत चुनाव का मैं खाली एक छोटा सा नक्शा आपको दे रहा हूं। लखीमपुर खीरी में 1100 पंचायतें हैं, लगभग 13 से 14 हजार कैंडिडेट्स हैं खाली प्रधानी के, बीडीसी के कैंडिडेट्स हैं, कुल मिला के करीब करीब 40 से 45 हजार कैंडिडेट्स हैं जिला पंचायत बीडीसी के मिलाते हुए, जब 4 इलेक्शन वोट डाले हैं लोगों ने। अब इनका ब्लॉक वाइज 15 ब्लॉक से, तो एक ब्लॉक पे औसतन 6 से 7 हजार की भीड़ होगी जी वहां पर। और ये जो एजेंट होंगे, प्रत्याशी होंगे, एक प्रत्याशी एक एजेंट उनका, तो इस तरह की जो भीड़ होगी, इस पर गवर्नमेंट को अभी से एक फुल प्रूफ प्लानिंग करनी चाहिए, वरना ये सब और ये आप ये गौर करिए कि ये जब वापस जाएंगे तो ये सब इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक करें जी, जनपद के हर कोने में ये लोग पहुंचेंगे। इसलिए गवर्नमेंट का पूरी तरीके से फोकस होना चाहिए कि मतगणना को, जैसा मद्रास हाईकोर्ट ने कहा है कि चुनाव आयोग ने अगर नहीं कराया तो हम मतगणना रोक भी देंगे, उन्होंने बाकायदा वार्न भी कर दिया है। नहीं शशांक जी, आज दिल्ली हाईकोर्ट ने एक दूसरा वर्डिक्ट दिया है। दिल्ली हाईकोर्ट कह रही है कि माफ करिएगा, चुनाव आयोग ने कह दिया है कि ये सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। वेस्ट बंगाल में राज्य सरकार को ये सब करना पड़ेगा। पासिंग दी बक से काम नहीं चलेगा ना सर। इस समय तो जरूरत है, जब डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है तो सबको एक ही नॉर्म्स पे काम करना पड़ेगा, वो कैसे भी करे। ये हेडेक प्रशासन का, जो सत्ता में बैठे हैं, चाहे वो राज्य सरकारें हैं चाहे केंद्र सरकारें हैं, और मॉनिटरिंग हो सकता है कि 29 तारीख को जो जिला पंचायत का, उसके बाद 4 या 5 दिन की लॉकडाउन लगा दिया ताकि स्थितियां जो है कंट्रोल में रहें। जी बिल्कुल, आप का जो मौका मिलेगा, क्योंकि आपको टेस्ट तो चाहिए 12 घंटे पहले का, तो बेहतर ये होगा कि एंटीजन टेस्ट वही मतगणना स्थल पे हो, तुरंत के तुरंत, चाहे 10 घंटे पहले आप बुलाइए, जो क्लियर होते जाएं उनको एंट्री दीजिए। अगर आप जनरल एंट्री कर देंगे तो मुझे पूरा डर है 135 के करीब सरकारी कर्मचारी अभी तक, जो अखबारों में रिपोर्ट्स आ रही है, उनकी डेथ हो चुकी है पंचायत चुनावों में। इसलिए कर्मचारियों में भी एक दहशत है, बिल्कुल, और बीमा भी नहीं है इस बार जी, जो कोरोना फाइटर्स का, और उनको कोरोना की डेथ भी नहीं मानेगी गवर्नमेंट जल्दी से। तो ये सारी चीजें हैं, ये विश्वास पाने के लिए सरकार को इनिशिएटिव लेना चाहिए, क्योंकि हम टोटल जो डिपेंडेंसी है वो सरकारी कर्मचारी और सरकारी डॉक्टरों ने पूरी ताकत दिखाई है, जिसकी वजह से ये कंट्रोल दिखाई दे रहा है। वरना प्राइवेट सेक्टर तो काफी दूर खड़ा रहा है, वो तो प्रॉफिट मेकिंग के ऊपर रहा है। जो सारी लड़ाई, मैक्सिमम लड़ाई सब हमारे सरकारी कर्मचारियों ने ली है। तो मैं चाहता हूं आपके माध्यम से कि उन पर सरकार विशेष ध्यान देके विशेष कार्य योजना बना ले। बिल्कुल, ताकि जो है सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो हो और लोग संक्रमण से दूर रहें। मैं डॉक्टर अनिल आपके पास आऊंगा। डॉक्टर अनिल, जिस तरह से देखा जा रहा है कि चाहे दिल्ली की बात करें चाहे यूपी की, हालात बद से बदतर हैं। वहीं अगर मुख्यमंत्री की तरफ से कहा जाता है जो 100+ बेड हैं वहां पर ऑक्सीजन प्लांट लगाया जाए, क्या ऑक्सीजन प्लांट कितने दिन में लग सकता है, क्योंकि स्थितियां तो ठीक नहीं है ना ऑक्सीजन की? देखिए, अगर हम केवल एक अपने इंस्टीट्यूट का एग्जाम्पल लेकर के चलें तो गवर्नमेंट द्वारा हमारे पास 30,000 लीटर के लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन उपलब्ध है। हमारे पास प्लेंटी ऑफ अमाउंट में हमारे पास सिलेंडर्स मौजूद हैं, और हमारे पास ऑक्सीजन प्लांट हमारे पास आ गया है। वो अगले 15 दिन के अंदर ऑक्सीजन प्लांट भी लग जाएगा। तो 15 दिन के समय तो बहुत ज्यादा है, क्योंकि हालात जिस तरह से ऑक्सीजन की कमी लगातार हर तरफ बनी हुई है।
समय और ज्यादा लगता है, क्योंकि किसी भी प्लांट को बनने में, मैन्युफैक्चर करने में, जो उसके इक्विपमेंट्स हैं उसको मैन्युफैक्चर करने की जो प्रोसेसिंग है वो करीबन 3 हफ्ते की है। लेकिन गवर्नमेंट ने इसको ऑर्डर करके ऑलरेडी प्लांट्स स्टेट में मंगा लिए हैं, उसको उन्होंने प्रायोरिटी बेसिस पे एलोकेट किया है। जिन मेडिकल कॉलेजेस, जिस इंस्टीट्यूट्स और हॉस्पिटल्स में लोड जरूरत से ज्यादा है, वहां पर उन्होंने प्रायोरिटी बेसिस पे जो करा है। कानपुर मेडिकल कॉलेज में 2 प्लांट लगेंगे, एक प्लांट कैंसर हॉस्पिटल की तरफ लगेगा, एक प्लांट मेडिकल हैलेट हॉस्पिटल में लगेगा। और ऑलरेडी 30,000 लीटर हमारे पास लिक्विड ऑक्सीजन है अवेलेबल, उसके अलावा सिलेंडर्स भी हैं। जी, दिक्कत तो यही लगेगा। मैं हरेंद्र शशांक यादव जी आपके पास आऊंगा। ऑक्सीजन प्लांट का जो फैसला है मुख्यमंत्री जी का, योगी आदित्यनाथ जी ने जो कहा है ऑक्सीजन प्लांट लगेंगे 100+ बेड वालों में, क्या ये फैसला और पहले नहीं हो सकता था? शशांक यादव जी, आपको आवाज आ रही है हमारी? हाँ, मैं आ रही आवाज। और मैं आपको यहाँ पे शैलेंद्र जी एक चीज और कहना चाहूंगा जी। ये ऑक्सीजन प्लांट लगने का, अगर आपको याद हो, ये आज से करीब करीब 8 महीने पुराना फैसला है, जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने पीएम केयर फंड से 2000 करोड़ रुपए निकाले थे। और ये पूरा एस्टेब्लिशमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट को करना था, लेकिन लाल फीताशाही के चलते हुए ये प्लांट्स अब जाके, जब ये महामारी इस लेवल पे मीडिया क्या है, तब सरकार हटा के सिस्टम के नाम पर दिखाते हुए अब है, अब भी चेत जाए तब भी बहुत गनीमत है। मैं आपको शैलेंद्र जी 1 मिनट और ले रहा हूं। जैसे हम लोग यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टी के रूप में हम लोगों ने प्रयास किया कि किसी तरीके से यहाँ पर हम ऑक्सीजन सिलेंडर्स अपनी तरफ से उपलब्ध करा दें, कुछ कोशिश करी हम लोगों ने, वॉलंटियर्स लोगों ने कोशिश करी। स्थिति ये है कि यूपी में पर गवर्नमेंट ने अपने कंट्रोल में ले लिया है, तो हम लोग इधर उधर से जो इकट्ठा किया, तो आज की तारीख में ऑक्सीजन, जबकि एक मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन है, वो गवर्नमेंट के हाथ में है, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन अभी तक ये शुरू नहीं कर पाए। मेरे जिले का आज भी नंबर नहीं लगा है लखीमपुर का, जबकि ऑलरेडी 2,500-3 हजार से ऊपर के एक्टिव केसेस हमारे जिले में, और 600-700 पर डे नए केसेस आ रहे हैं, लेकिन ऑक्सीजन अभी तक मेरे जिले को नहीं मिल पाई है। 28 जिले अभी फाइनल किए हैं अभी शाम के टाइम पे गवर्नमेंट ने, लेकिन 28 जिलों में मेरा जिला अभी शामिल नहीं है। तो ये जो दूर वाले जिले हैं जो कि मीडिया की नजर में नहीं आते हैं, वहां पर हालात और ज्यादा खराब है। बिल्कुल, ट्रांसपोर्टेशन एक बड़ी समस्या है। प्रदीप जी, जिस तरह से अब हाई कोर्ट को दखल देना पड़ रहा है, कल मद्रास हाई कोर्ट ने दखल दिया था, आज दिल्ली हाई कोर्ट दिल्ली सरकार से कह रही है अगर स्थिति आप नहीं संभाल पा रहे हैं तो केंद्र सरकार को जिम्मेदारी दे दीजिए। शैलेंद्र, मुझे जरा डॉक्टर अनिल के पास जाना है। डॉक्टर अनिल साहब, मैं आपसे समझ जा रहा हूँ कि अगर व्यवस्था इतनी चुस्त दुरुस्त है तो लोगों को सड़क पर ऑक्सीजन की लाइन लगाते हुए क्यों देखा जा रहा है? क्यों लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रही है? रेमडेसिविर क्यों अभी भी लोगों को ब्लैक में खरीदनी पड़ रही है? ये दिक्कतें कहाँ पर आ रही हैं? एक्चुअली मैं थोड़ा सा इसमें एक क्लिनिकल एस्पेक्ट आपको बताना चाह रहा हूँ। ऑक्सीजन का कहीं ना कहीं स्थिति ये हो गई है कि हर मरीज को ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं है, लेकिन क्योंकि कोविड शुरू में इस तरह से पीक आया तो लोगों के मन में एक डर का एहसास रहा कि हमारे पास ऑक्सीजन अगर नहीं होगी तो हमको समस्या होगी। तो कहीं ना कहीं वो जो रिफ्लेक्शन है वो सोसाइटी में दिखाई दे रहा है। मैं इस बात को मना नहीं कर रहा हूँ, शशांक जी भी, मलिक जी भी जो कह रहे हैं ठीक है, वो एक एस्पेक्ट हो सकता है, लेकिन ऑक्सीजन की हर मरीज को आवश्यकता नहीं है। हमारे कॉलेज में काम करने वाले ड्यूटी के डॉक्टर्स कई इन्फेक्ट हुए हैं, लेकिन किसी को ऑक्सीजन लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। ठीक है, अच्छा, हम जो डॉक्टर्स हैं हम सीधे कोविड पेशेंट के पास घुस करके काम कर रहे हैं, तो हमसे ज्यादा लोड तो नहीं होगा, लेकिन बिल्कुल क्योंकि हमको इसके बारे में जानकारी है तो हम केवल मॉनिटरिंग करते हैं अपनी, और उसके आधार पर आवश्यकता पड़ती है। ईश्वर की कृपा है, हमको किसी को ऑक्सीजन लगाने की आवश्यकता नहीं। दूसरी बात आती है, दूसरी बात रेमडेसिविर जी, डॉक्टर दूसरी बात अच्छी बात जी जी बताइए। लेकिन सवाल ये है कि हर आदमी, अगर हम लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में आप करीब हर दूसरा घर देखेंगे जहां पर ऑक्सीजन सिलेंडर की आवश्यकता है। वहां पर एक एक घर में एक एक दो दो लोगों की ऑक्सीजन की आवश्यकता है। लगातार ऑक्सीजन ड्रॉप हो रहा है, तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि लोगों को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। जी देखिए, हाँ बिल्कुल सही बात है, जहाँ पे ऑक्सीजन लेवल ड्रॉप कर रहा है वहां पे ऑक्सीजन की आवश्यकता बिल्कुल पड़ सकती है। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा है कि अगर हम लोग एक ही प्रोडक्ट है और उसके लिए हम कहीं ना कहीं हम 4 आदमी सोचने लगे कहीं मुझे आवश्यकता ना पड़ जाए, और हम 4 लोग उसके लिए करेंगे, तो शायद जो एक व्यक्ति जिसको असल में आवश्यकता है वो क्राइसिस में चला जाता है। तो हम लोग लगातार इसकी अवेयरनेस, हम हॉस्पिटल में भी लोगों को अवेयर करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप बिल्कुल ना घबराइए,
ऑक्सीजन की कमी ऐसी नहीं है हमारे यहाँ पे इस टाइम कानपुर में हमारे इंस्टीट्यूट्स में कि आप ज्यादातर लोगों के मन में जो डर है, देखिए जो डर है वो सबसे ज्यादा जानलेवा है। बिल्कुल, बीमारी से ज्यादा लोगों में जो घबराहट है वो ज्यादा फैल गई। इसी प्रकार रेमडेसिविर की है। आपने रेमडेसिविर पे दूसरा सवाल पूछा जी। रेमडेसिविर पे क्लियर कट डेटा है कि रेमडेसिविर जो प्रूवन ड्रग थी ये कोविड वायरस 1 के लिए थी। ये कोविड वायरस 2 पे जब इसका इस्तेमाल करा गया तो ये 50 से 60% उसके ग्रोथ रेट को कम करता है, लेकिन 40% को ये नहीं कर पा रहा। ठीक, इसकी एफिकेसी इतनी है। आज के तारीख में अगर आप पिछले 3-4 दिन पुराना अखबार उठा के देखेंगे तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस ने रेमडेसिविर को प्रोटोकॉल से बाहर कर दिया। बिल्कुल है। तो इसमें अब है क्या कि आम पब्लिक को 2-3 चीजें याद हो गई हैं। एक तो ऑक्सीजन, दूसरा रेमडेसिविर, तो इसके और एक बेड जी, और एक बेड। तो बहुत सी जगह ऐसा भी हुआ है कि व्यक्तियों ने जब बेड की हमारे पास उपलब्धता थी, खासतौर से प्राइवेट में, मुझे ऐसा सुनने में आया क्योंकि मैं तो गवर्नमेंट सेक्टर में हूं, तो उन्होंने अपनी इस डर की वजह से कि कहीं हमें नुकसान ना हो जाए तो उन्होंने बेड की अवेलेबिलिटी अवेल करने का प्रयास किया। तो ऐसी स्थिति में थोड़ा सा ये असमंजस का माहौल समाज में पैदा हो गया है, लेकिन ग्रेजुअली मेरे ख्याल से लोग हमारी बात से सहमत भी हैं। आप लोगों के जरिए भी ये मैसेज जा रहा है कि इसके लिए कोई क्योस मचाना या घबराने की आवश्यकता नहीं है। थोड़ा सा सांत्वना से काम लें, आपके फिजिशियन से कंसल्ट कर लें, वो कहता है तो जरूर लगवाइए, अदरवाइज इसको अननेसेसरी बिना इस्तेमाल ना करें। नहीं, सवाल ये है डॉक्टर साहब, एक और बड़ी बात है आपके कानपुर की अगर बात करूं तो कानपुर में मौतों का आंकड़ा जो सरकार दिखा रही है वो 35 है, लेकिन इनफैक्ट वास्तव में जो डेड बॉडीज जल रही हैं, जो शमशान घाट की बात है, वो 250 से ऊपर का है आंकड़ा। क्या कहेंगे? नहीं, ये जो हमारी जो हॉस्पिटल से जो डेथ निकल रही हैं, हम उस डेथ को डॉक्यूमेंट करते हैं अपने पास। इसमें बहुत सारी संभावनाएं ऐसी भी हैं जो मेरी जानकारी में है, व्यक्ति जिनको हम बार बार फोन करके हमने बुलाया उनको हॉस्पिटल में, आप आ जाइए, आपका सैचुरेशन ड्रॉप कर रहा है, लेकिन वो हॉस्पिटल आने से घबरा रहे हैं। वो कोविड से इतनी बुरी तरह सहम गए कि हॉस्पिटल आने से ही घबरा। आप कह रहे हैं कि लोग, डॉक्टर साहब आप कह रहे हैं कि लोग घबरा रहे हैं, लेकिन लोगों का ये कहना है कि वो हॉस्पिटल में उनको बेड नहीं मिल रहा है। तमाम लोगों ने हमको फोन किया, मैंने मदद भी किया लोगों की, हाईलाइट के बाहर खड़े होकर के रो के मदद मांग रहे थे, लेकिन उनको बेड नहीं मिला। देखिए, बेड की क्राइसिस है। आज भी हमारे पास करीबन 650 से ज्यादा मरीज भर्ती हैं। हम कितना भी फैसिलिटी को स्ट्रेच करें, एक पॉइंट ऑफ टाइम पे जाकर के वो एग्जॉस्ट होने की संभावना बनी रहती है। बिल्कुल ठीक है। तो ये स्थिति तो देखिए बन सकती है, मैं इसमें बिल्कुल नकार नहीं सकता। और लगातार पिछले 15-20 दिन में करीबन 1800 बेड प्रशासन ने यहाँ से बढ़ाए हैं, जिसमें प्राइवेट भी है, गवर्नमेंट में भी बढ़ाए गए हैं। लेकिन जाहिर सी बात है, मरीजों की संख्या बढ़ी है इस बीच में, तो उसके आधार पे हम एक पॉइंट ऑफ टाइम पे जाकर के हमको थोड़ा सा रिसोर्स का रिस्ट्रिक्शन हमारे पास आ जाता है। ठीक है, लेकिन ये भी है कि पब्लिक को थोड़ा सा अवेयर होकर के, थोड़ा हम लोगों से कोऑपरेट करके, मैं सभी सुबह से हूँ, अभी भी हॉस्पिटल से ही बात कर रहा हूँ आपसे, तो हम लोग ये प्रयास तो कर सकते हैं, लेकिन पब्लिक थोड़ा सा शांति से बना। बिल्कुल। शशांक जी, डॉक्टर साहब ने एक बहुत मौजूद बात कही और सच बात भी है कि लोगों में जो डर का माहौल था, दहशत का माहौल था, उसकी वजह से चीजों को एक्यूमुलेट कर लिया घर पे, और शॉर्टेज इस वजह से हुई। तो क्या लगता है कि लोगों को अब थोड़ा दिखाना पड़ेगा कि नहीं, इतनी प्रॉब्लम नहीं है कि आप घर में चीजों को इकट्ठा करके रख लें? नहीं प्रदीप जी, इकट्ठा करने को लोग ऐसा नहीं है। होता है क्या है, जैसे मैंने कहा कि ग्राउंड की मैं आपको बात बता रहा हूँ। मैं अपने जिले की बात बता रहा हूँ। हेडक्वार्टर पे मैं बैठा हुआ हूँ। हेडक्वार्टर पे मेरे यहाँ पहली बात तो स्टाफ ही मुश्किल से 46 के अगेंस्ट में 10-12 लोग हैं। 10-12 लोगों में से भी जो डॉक्टर्स हैं उसमें से बेचारे जो लगातार, क्योंकि उनका एक्सपोजर ज्यादा हुआ कोविड मरीजों से, तो 4-5 डॉक्टर तो बेचारे वही पॉजिटिव हो गए। स्टाफ की शॉर्टेज हो गई। अब स्टाफ की जब शॉर्टेज है तो उन बेचारों को समझाने वाला कौन है? जो पेशेंट्स हैं। अगर यही स्टाफ डॉक्टर्स बड़ी, जैसे डॉक्टर बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन ये मैं समझाऊंगा तो मेरे समझाने से असर नहीं होगा। वही चीज एक डॉक्टर कहता है कि आपको परेशान नहीं होना है, तो मरीज पर डॉक्टर की भाषा ही दवा से ज्यादा काम करती है। हम लोग की बात को तो वो मान लेते हैं कि साहब हम लोग, जैसे मेरा पूरा घर रह चुका है, मदर रही आईसीयू में रही, सहारा में रही, 82 साल की उम्र रही, वो लड़के आई, हार्ट पेशेंट थी, लेकिन उसके बावजूद विल पावर पे ही वो निकल के आई। इवन डॉक्टर्स कह रहे थे कि, और तो इसमें मेरा तो अपना मानना है कि इसमें ऑक्सीजन से भी ज्यादा, जैसे डॉक्टर साहब कह रहे हैं, मरीज की विल पावर बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कितना खुश रहने से ही होता है। लेकिन इसको समझाने के लिए हमारे पास
ट्रेंड स्टाफ की शॉर्टेज नहीं, है। ये बिल्कुल ठीक है। नहीं हकीकत है। लेकिन आपको क्या लगता है शशांक जी कि अब समय आ गया है, जिस तरह से सरकार कोशिश कर रही है विदेशों से, चाहे यूएई हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे सिंगापुर हो, वहां से भी ऑक्सीजन, न सिर्फ ऑक्सीजन बल्कि दवाइयां और रॉ मटेरियल भी आ रहा है, तो लोगों में भरोसा जगेगा आपको लगता है? लोगों में भरोसा जगने में जानते क्या कमी आ रही है जी? मेरी तो, वरना कहेंगे आप विपक्ष के हैं इसलिए बोल रहे हैं। अगर एक बार ऑनेस्टली गवर्नमेंट स्वीकार कर ले, माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वीकार किया लेकिन घुमा फिरा के स्वीकार किया कि लॉकडाउन अंतिम विकल्प होना चाहिए था। अगर आप सीधे कह देंगे ऑक्सीजन की कमी नहीं है, बेड की कमी नहीं है और ग्राउंड पे मिलता नहीं है तो रिएक्शन दूसरे टाइप का होगा। और जिस तरीके से डॉक्टर साहब ने भी बड़ी ईमानदारी से कहा कि साहब 650 बेड है और हम एक लेवल तक ही अपने को स्ट्रेच कर सकते हैं, यही चीज ऑनेस्टली अगर गवर्नमेंट कहे तो लोग मेरे हिसाब से गवर्नमेंट पर ज्यादा भरोसा करेंगे। जब आप उनसे ये कहते हैं कि साहब आप कोई अफवाह फैलाओगे, हम आपकी संपत्ति जब्त कर लेंगे, ऐसा लगता है कि चीजों को कवर अप किया जा रहा है। ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता सबसे बड़ी चीज होती है जो आपका विश्वास पा सकती है, और उसका यही तरीका है गवर्नमेंट कहे कि साहब हम तैयार कर रहे हैं और उस पर काउंटर ना करे पब्लिक की शिकायतों का। पब्लिक इज ऑलवेज राइट, मेरा ये मानना है, एंड ऑलवेज गवर्नमेंट से हमेशा सवाल उठेंगे। बिल्कुल ठीक बात है सरकार। बिल्कुल। शशांक जी, आपसे एक सवाल ये भी है कि जिस तरह से केंद्र सरकार ने शुरू में जो वैक्सीन बनाई, वैक्सीन का प्रोडक्शन हुआ, तो जो एक्सपोर्ट को लेकर बहुत ज़्यादा फोकस था बाकी देशों में, क्या उस वक्त ऐसा नहीं सोचना चाहिए था कि अपने देश में पहले ज़रूरत है, पहली प्रायोरिटी अपने देश को देनी चाहिए थी, ताकि जो वैक्सीन की समस्या आ रही कच्चे माल की बाहर से मंगाने की, वो ना आती? शैलेंद्र जी, जो गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया अपनी पॉलिटिकल डिप्लोमेसी के हिसाब से लिया, और एक मुझे लग रहा है कि एक्सपर्ट्स की राय को वजन नहीं दिया गया। हर एक्सपर्ट सेकंड वेव की आशंका को बता रहा था, और आज भी जो है सेकंड वेव को जो अगर ये मान लेते कि ये चीज की संभावना है तो मेरे ख्याल से गवर्नमेंट एक्सपोर्ट नहीं करती। अब उन्होंने अपनी गवर्नमेंट अपने पब्लिसिटी कह लीजिए या अपनी इमेज बिल्डिंग के लिए इस तरह का काम किया। मुझे लग रहा है आज नहीं तो कल इतिहास में ये दर्ज होगा, और गलती सरकार स्वीकार आज करे, स्वीकार चाहे 6 साल बाद स्वीकार करे, लेकिन स्वीकार करेगी कि एक्सपोर्ट करना गलती थी। ठीक है, तो यही ना कि शशांक जी, गलती स्वीकार नहीं करती सरकार, चाहे वो केंद्र सरकार हो प्रदेश सरकार, गलती नहीं स्वीकार करती। डॉक्टर अनिल जी, अनिल कुमार जी हमारे साथ जुड़े हैं। डॉक्टर अनिल, क्या लगता नहीं कि आपने जैसे कहा कि रेमडेसिविर को लेकर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने ये साफ कह दिया कि रेमडेसिविर हर पेशेंट के लिए कारगर नहीं है, लेकिन उसके बावजूद जो प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर्स की तरफ से लिखे जा रहे हैं, तभी तो पेशेंट रेमडेसिविर के लिए उससे परिजन बाहर का रुख कर रहे हैं, रेमडेसिविर का स्टॉक कर रहे हैं। क्या डॉक्टर्स को प्रिस्क्रिप्शन नहीं लिखना चाहिए रेमडेसिविर का, ताकि जो मारामारी है वो कम हो? एक्चुअली इसमें मैं उस एंड पे तो मैं नहीं एकदम आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि जिस एंड पे आप बात कर रहे हैं, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि हो सकता है कि हमको केवल वही प्रिस्क्रिप्शन शायद दिखाई दिए जिनको आवश्यकता थी और डॉक्टर्स के द्वारा लिखे गए, और जिन पेशेंट्स को नहीं लिखे गए हम उस काउंटिंग को देख नहीं पा रहे हैं क्योंकि वो काउंटिंग हिडन हो गई। तो शायद ये भी एक रीजन हो सकता है। हमारा गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, हमारे पास रेमडेसिविर की पूरी सप्लाई है, तो हम तो लिख ही नहीं रहे हैं इसको, हमारे पास तो इंटरनल सप्लाई है। तो बट ये है कि जहां अगर लिखे जा रहे हैं शायद वही पर्चे देख पा रहे हैं हम जो लिखे गए हैं, जो नहीं लिखे गए वो हम देख नहीं पा रहे। बिल्कुल, रेमडेसिविर कारगर भी है। हरेंद्र मलिक जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। हरेंद्र मलिक साहब, डॉक्टर अनिल कह रहे हैं कि लोगों ने भय के कारण होर्डिंग शुरू कर दिया घर में, जिसकी वजह से ये सारी शॉर्टेज हुई है। क्या कहेंगे आप? नहीं देखिए डॉक्टर साहब, पैनिक तो जरूर हुआ है, लोग डर रहे हैं, परंतु होर्डिंग काहे की करेंगे? होल्डिंग काहे की करेंगे? ऑक्सीजन घर में रखेंगे, ये रेमडेसिविर घर में रखेंगे, ये बेड उठा लाए, आईसीयू बेड उठा लाए या वेंटिलेटर अस्पताल से उठा लाए। सत्यता ये है कि 1 साल तक हम लोग कुछ नहीं किया, हम जुमलेबाजी में लगे रहे, सरकार ने कोई काम नहीं किया। आज अमेरिका ने रॉ मटेरियल वैक्सीन के लिए देने को आपको मना कर दिया, उसने कह दिया अमेरिकन फर्स्ट दे दिया भाई। नहीं सुनो, मैं पूरी बात कह दूं, और उसके बाद मान मुनव्वल के बाद दिया, और हम अब वैक्सीन को लुटाते रहे। हम बड़े गर्व के साथ कहते हैं कि 13 करोड़ टीके लगे, 130 की आबादी में आपने केवल 10% लोगों को टीका लगा है, मुझे भी लगा है एक भाई। उसके बाद स्थिति क्या है,
और जहाँ डॉक्टर अनिल कह रहे थे, शशांक जी कह रहे थे, ये सच्चाई है कि आदमी भयभीत ज्यादा हो रहा है, डर ज्यादा रहा है। मैं खुद बता रहा हूं, मुझे डॉक्टर कह रहे हैं कि भाई आपको नहीं होगा, आपको एक बार हो चुका, आपको एक वैक्सीन लग चुकी, और मैं इतना डरा हुआ हूँ कि मुझे रात नींद नहीं आई, भाई क्या होगा तुम्हारा। और साला हमने बदकिस्मती है कि 15 चुनाव में लड़ा हूँ, 14-15 मैं और मेरा बेटा वो भाई, और ऐसा कोई चुनाव हुआ जिसमें हम हमारे ऊपर लोगों ने हमले ना किए हों, क्योंकि हमारी जीतें बड़ी हुई है। और ऐसे हालात में हम कभी नहीं घबराए, पर अब डर लगने लगा इससे। तो हालात ये है, हम सरकार से फिर अनुरोध कर रहे हैं कि अपनी बात को स्वीकार करें। ऐसे में सरकार को ये चाहिए कि वो ये अनुरोध करे सभी सामाजिक संगठनों से, सभी राजनीतिक दलों से, कि अपनी सामर्थ्य के अनुसार जो जितना कर सके वो सहयोग करे। इस समय वो इस समय सहयोग करें, और जो सहयोग होगा तभी काम चल पाएगा। हम लोग बेड कहां से लाएंगे? कौन, मैं डॉक्टर साहब से पूछ रहा हूं, जो होल्डिंग हुई है कितने बेड किसके घर में गए हैं? कोई वेंटिलेटर लेगा, रेमडेसिविर लेगा, हाँ ऑक्सीजन कहीं किसी ने रख ली, क्या कर दिया? ऐसा नहीं है। सत्यता यह है कि सरकार को फेलियर की माफी मांगनी चाहिए, और आज भी केवल मुख्यमंत्री काम कर रहे हैं, उसके अलावा उनकी कोई टीम काम नहीं कर रही। आदरणीय मुख्यमंत्री अकेले लगे रहते हैं, बेचारा कोविड पॉजिटिव है फिर भी लगे रहते हैं। कभी कभी लगता है मन में कि गलत पार्टी में पड़े हैं, पर हमें लगता है कि वो लोग लगे हैं, वो मेहनत कर रहे हैं, पर जमीन पर सत्यता। आज अभी मैंने जिस पेशेंट की बात की, मैंने ऋषिकेश फोन किया एम्स में, और वहां कोशिश है कि उन्हें विश्वकर्मा जी को आज शाम तक बेड मिल जाएगा। परंतु आज यूपी में मैंने एडिशनल डायरेक्टर को फोन किया, आप सबको बात किए, पर स्थिति बहुत भयावह है। वो कहते हैं जब बेड खाली नहीं है किसको उठा करके दे। ये सच्चाई भी है, अगर बेड खाली नहीं है तो आप किसको उठा करके खाली करोगे? मानवीय आधार पर आप कह ही नहीं सकते अगर आपके सीने में दिल है। तो ऐसे हालात में हम तो पुनः आदरणीय प्रधानमंत्री से अनुरोध करते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी अहंकार छोड़िए, और देश की जनता से, देश के राजनीतिक संगठनों से पुनः अपील कीजिए, आप पीएम केयर रिलीफ फंड का कोई चर्चा नहीं करें, हम कोई हिसाब नहीं ले रहे। हमें पता है अगर 1500 करोड़ का, सुनो मेरी बात प्लीज, अगर वे 1500 जी है जी 1500 करोड़ रुपए जो टाटा अकेले ने दिए थे, बजाज वाले के 100 करोड़ रुपए थे, अगर उन 1500 करोड़ के ही वेंटिलेटर नहीं बन जाते तो निकाल के दिए गए भाई वेंटिलेटर के लिए और बाकी सामान खरीदने के लिए पीएम केयर फंड से। हाँ नहीं, वो दिए जा तो अच्छा है ना, कहाँ लगे हुए हमें तो पता नहीं। वो 21 लाख करोड़ का भी एक पैकेज आया था। हम ये कह रहे हैं धरातल पे दिखना चाहिए, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी बड़प्पन करें, उन्हें सारी जनता से अपील करनी चाहिए कि सभी सामाजिक संगठन इसमें सरकार का सहयोग करें। हम सरकार का सहयोग करेंगे, हम जनता की जान बचाने के लिए जो भी सहयोग होगा करेंगे। हरेंद्र मलिक जी, बात आपकी ठीक है। सवाल ये कि जिस तरह से अब विश्व के तमाम बड़े देश मदद कर रहे हैं, आपको लगता है कि आप लोगों में भरोसा जगा है और अब भी कम होगी? अब लोगों में ये भरोसा जरूर जमा है कि सरकार जो सो रही थी, जो 1 साल से कर रहे थे, से लोग जानते हैं कि पहली वेव तो मध्य प्रदेश की सरकार गिराने के चक्कर में आई थी, दूसरी वेव बंगाल के चुनाव के चक्कर में आ गई। अब लगा है कि बंगाल का चुनाव समाप्त हो गया। ऐसी स्थिति में अब सरकार कुछ ध्यान देगी, और इससे साबित होगा कि अगर सरकार पहले ध्यान देती तो ये वेव इतनी खतरनाक न होती। पर अफसोस एक है कि जिनकी जानें चली गई उन्हें हम जिंदा नहीं कर सकते, उन परिवारों को हम आदमी नहीं लुटा सकते। मेरा पुनः प्रधानमंत्री जी से करबद्ध प्रार्थना है कि वो सामाजिक संगठन और राजनीतिक लोगों से बात करें और आगे उन्हें आगे लावें, और जो भी मुहैया जनता को सुविधाएं मुहैया की जा सके वो कराएं। ठीक है डॉक्टर धनी सर, मैं आपके पास आ रहा हूँ जी। क्या लगता है कि अब में थोड़ी अवेयरनेस आ गई है, लोग मास्क भी पहनने लगे हैं, लेकिन ये वक्त का जरूरत है कि लॉकडाउन लगाया जाए। कर्नाटक ने लॉकडाउन लगाया, महाराष्ट्र ने लॉकडाउन लगाया, दिल्ली ने लगा दिया। क्या आपको लगता है कि इस समय लॉकडाउन लगाया जाना चाहिए, बहुत जरूरी है? देखिए, ये तो एक प्रशासनिक निर्णय होगा, इसलिए इसमें क्योंकि प्रशासनिक निर्णय कई आधारों पे होता है, वो स्वास्थ्य आधार पे भी होगा। और जहां तक मुझे थोड़ा सा समझ में आता है कि कहीं ना कहीं कुछ जनता ऐसी भी है जिसकी रोज की रोटी या इकोनॉमी उसी रोज के काम पे निर्भर करती है। तो आप लोग हैं, मलिक साहब हैं, आप सब लोग पॉलिटिशियंस हैं,
आप लोग कहीं ना कहीं प्रशासन स्तर पे भी रहते हैं, तो आपको दोनों पहलुओं को हमेशा ध्यान में रखना होता है कि हम लॉकडाउन लगाने से इस हिस्से पे क्या फर्क पड़ेगा, इस हिस्से पे क्या फर्क पड़ेगा। तो उसमें मेरा मत उसमें इतना महत्व नहीं रखता जितना आप लोगों का जो शासन स्तर पे है, आपको दोनों पहलू सोच के चलने हैं। आप चिकित्सीय पहलू से बताइए कि क्या ये उचित रहेगा कि लॉकडाउन लगाया जाए? देखिए, लॉकडाउन लगाए जाने से फायदा कितना होगा वो तो बहुत ज्यादा, क्योंकि अगर हफ्ते में आप 2 दिन का लॉकडाउन लगाएं उससे कितना फायदा होगा, उसकी बजाय मुझे ये लगता है कि जो पब्लिक में अवेयरनेस है और ज्यादा अवेयर हो, घबराना कम करे, इससे ज्यादा फायदा मुझे लगता है। और वो स्वास्थ्य पब्लिक अवेयर हो, घबराना कम करे। हमारे पास समय का अभाव है। डॉक्टर अनिल कुमार जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमसे जुड़े। हरेंद्र मलिक जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। शशांक यादव जी, आपका भी शुक्रिया। प्रदीप जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो सरकार लाख दावे कर रही है कि व्यवस्था ठीक है, हॉस्पिटल में बेड्स भी हैं, हमारे पास ऑक्सीजन भी, लेकिन हकीकत में ऐसा नजर नहीं आ रहा। हालांकि हेल्थ एक्सपर्ट्स ने उम्मीद जताई है कि मई की फर्स्ट वीक में केसेस कम होंगे, लोगों को राहत मिलेगी। हम उम्मीद करते हैं ऐसा हो और इसी उम्मीद के साथ आपसे लेंगे विदा। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।